जय भीम नमो बुद्धाय साथियों आप सभी लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लाइफ एंड मिशन का भाग 1 से लेकर भाग 4 तक देखा, जिसमें आपने बाबा साहब के जीवन संघर्ष के बारे में जाना। जिन लोगों ने भाग 1 से लेकर भाग 4 तक नहीं देखा, वो भाग 1 से लेकर 4 तक देख सकते हैं। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप भाग 1 से लेकर भाग 4 तक देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं भाग 5। पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में, डॉक्टर अंबेडकर को आमंत्रण। उस समय देश में गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी था। कांग्रेस के कई बड़े नेता जेलों में थे। सरकार और कांग्रेस में समझौता नहीं होने से प्रतिनिधित्व के बिना ही ब्रिटिश सरकार ने अन्य नेताओं तथा रियासतों के राजाओं के सहयोग से लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, ताकि वे नेता ब्रिटिश लोकसभा के दलों के प्रतिनिधियों के साथ भारत के संविधान के बारे में विचार करें। सभी दलों तथा अल्पसंख्यक संगठनों के नेताओं को आमंत्रित किया गया। दरअसल ब्रिटिश सरकार भारत की जनता में सरकार के प्रति पैदा हो रहे असंतोष को संविधान बनाकर दूर करना चाहती थी। इसी उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। साइमन कमीशन की अनुशंसा के अनुसार भारतीयों की मांग पर विचार करने के लिए भारत की विभिन्न पार्टियों के नेताओं व रियासतदारों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर अंबेडकर व मद्रास के राय बहादुर श्रीनिवासन को दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया। डॉक्टर अंबेडकर का अछूतों के नेता की हैसियत से गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शामिल होना ऐतिहासिक व अछूतों के लिए गौरव की बात थी, क्योंकि भारत की भावी राजनीतिक व्यवस्था में सदियों से उपेक्षित अछूतों की भी खबर ली जा रही थी कि यहाँ के भावी संविधान में अछूतों की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। उस कॉन्फ्रेंस के जरिए बाबा साहब के अछूतों की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले गए। 6 सितंबर 1930 को वायसराय के द्वारा अंबेडकर को आमंत्रण मिला। लंदन जाने से पहले डॉक्टर पुरुषोत्तम सोलंकी की अध्यक्षता में बम्बई में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अछूतों ने अंबेडकर को एक मानपत्र तथा थैली भेंट करके उनकी लंदन यात्रा के लिए शुभकामनाएं प्रकट की। मानपत्र में कहा गया, अछूत वर्ग के कल्याण हेतु हर समय तैयार रहने वाला आप जैसा सच्चा हिमायती समाजसेवी और प्रतिभाशाली व्यक्ति अछूत वर्ग को आज तक नहीं मिला और आपको पाकर हम सभी गौरवान्वित हैं। सभा में राय बहादुर बोले ने अंबेडकर का गुणगान किया। अपनी ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, पिछले 2 वर्षों में हमसे जो कुछ काम हुआ है वह समाज के सहयोग से ही संभव हुआ है, इसलिए मैं सभी सहयोगियों का आभारी हूँ। मैं लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के न्याय व मानवीय अधिकारों की पुरजोर मांग रखूंगा और देश की आज़ादी की भी मांग कर स्वराज की मांग पर अडिग रहूंगा। मैं वहाँ रूस, जर्मनी, अमेरिका, जापान आदि देशों के प्रमुख नेताओं से मिलकर भारत के बहिष्कृत अछूतों की समस्याओं से अवगत कराऊंगा और संभव हुआ तो राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस के समक्ष भी अपनी समस्याएं रखने की कोशिश करूंगा। हमारे लोगों की पुलिस और सेना में भर्ती पर जो रोक लगाई गई है उसे रद्द करवाने की भी पूरी कोशिश करूंगा। वहां मौजूद साथियों से यह भी कहा कि मेरे जाने के बाद आप आपसी मतभेद न रखकर एकजुट होकर काम करना। उन्होंने इस अवसर पर जनता पाक्षिक अखबार 24 नवंबर 1930 से शुरू करने की भी घोषणा की। बाबा साहब अंबेडकर 4 अक्टूबर 1930 को वायसराय ऑफ इंडिया जहाज में बैठकर लंदन के लिए रवाना हुए। उस समय पूरे भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन तेज चल रहा था। कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर रखा था। उस समय देश में डॉक्टर अंबेडकर के पक्ष में वातावरण नहीं था। सभी सवर्ण हिंदू गांधी और कांग्रेस उनसे नाराज थे। उस समय कांग्रेस के लोग समझते थे कि वे ही देशभक्त हैं तथा कांग्रेस को दूर रखकर बाकी पार्टियों व समाजों के नेता राजनीतिक समस्या हल करने के लिए अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले लोगों को अंग्रेजों का पिट्ठू कहा गया, यहाँ तक कि देशद्रोही भी कहा गया। यही नहीं, भारत के अखबारों ने भी बुरा भला कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मज़ेदार बात यह थी कि कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम प्रतिनिधि भी भाग ले रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता गांधी व भारत के समाचार पत्र मुस्लिम नेताओं के खिलाफ डर के मारे कुछ नहीं बोले। सारा गुस्सा अंबेडकर पर ही निकालते थे। इसके अलावा राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी नेताओं को भी हल्का कोसा गया।
यात्रा के दौरान जहाज से वे अपने सहयोगी भाऊराव व अन्य को पत्र लिखे थे। 12 दिन की थकाऊ यात्रा करके 18 अक्टूबर को जब अंबेडकर व दूसरे प्रतिनिधि लंदन पहुंचे तो वहां का वातावरण काफ़ी सहानुभूतिपूर्ण था। खासतौर से अछूतों की समस्याओं के प्रति तो सभी की सहानुभूति थी। गोलमेन कॉन्फ्रेंस में कुल 89 प्रतिनिधि थे, जिनमें ब्रिटिश भारत के 53, भारत की विभिन्न रियासतों के प्रतिनिधि 20, महाराजा व नवाब तथा ब्रिटेन की राजनीतिक पार्टियों के 16 प्रतिनिधि थे। इसमें तेज बहादुर सप्रू जयकर जैसे निर्दलीय नेता, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक मोहम्मद शफी, हिंदू समुदाय के नेता मुंजे सर रामास्वामी अय्यर, सर इस्माइल मिर्जा जैसे रियासतों के दीवान, कई रियासतों के महाराजा, भोपाल के नवाब आगा खान, सिख प्रतिनिधि सरदार उज्जवल सिंह, ईसाई एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि और दलितों के नेता डॉक्टर अंबेडकर तथा राय बहादुर श्रीनिवासन आदि शामिल थे। 12 नवंबर 1930 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में गोलमेन कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। कॉन्फ्रेंस के प्रति ब्रिटिश लोगों का भारी उत्साह था। कॉन्फ्रेंस को जाने वाले रास्ते में दोनों ओर लोग स्वागत कर रहे थे। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित इस राउंडेबल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किंग जॉर्ज पंचम ने किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, यह अभूतपूर्व कॉन्फ्रेंस है जिसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के नाम इतिहास में दर्ज होंगे। प्रधानमंत्री जेम्स मैकडोनाल्ड ने भारत की समस्या हल करने का ब्रिटिश सरकार का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम इस कॉन्फ्रेंस में एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। सम्मेलन में अपने भाषणों में सर तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर आदि ने भारत में आंतरिक स्वराज की मांग की। मुस्लिम सदस्यों ने अपने लिए अलग 2 प्रदेशों की मांग की। बीकानेर के महाराजा ने खुद को देसी रियासतों का प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि अंग्रेजी शासन के अधीन भारतीयों की आकांक्षा से भारत के रियासतदार और मैं सहमत हूँ और वे स्वशासित एक संघ के भारत में अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखते हुए शामिल होना चाहेंगे। पटियाला के नरेश व भोपाल के नवाब ने भी बीकानेर के महाराजा की बात का समर्थन किया। इसके बाद जयकर, डॉक्टर मुंजे, जोशी, मिर्जा, इस्माइल, सीपी रामास्वामी अय्यर के भाषण हुए। कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर की उच्च शिक्षा में भारी मदद करने वाले बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ व गुरु जोशी भी मौजूद थे, लेकिन इतने विद्वानों में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त करने वाले डॉक्टर अंबेडकर अकेले ही थे। 1-2 का और भाषण होने के बाद अब सबकी नज़र प्रतिभा के धनी युवा डॉक्टर अंबेडकर पर थी। उस समय सुंदर परिधान के साथ आत्मविश्वास, स्वाभिमान से भरे व चेहरे पर ओजस्वी लिए बाबा साहब बहुत आकर्षक लग रहे थे। कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन व भारत के मजहबी कूटनीतिक विद्वानों, वैभवशाली राजा महाराजा व नवाबों के बीच बाबा साहब को अपनी बात पुरजोर ढंग से रखनी थी। इस सम्मेलन में अंबेडकर को दोहरी लड़ाई लड़नी थी। भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्हें स्वराज की मांग करनी थी तथा अपने 8 करोड़ अछूत भाइयों के पांवों में पड़ी छुआछूत और सामाजिक गुलामी की बेड़ियों को भी तोड़ना था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने प्रभावशाली, विद्वत्तापूर्ण और तथ्यों व तर्कों से परिपूर्ण भाषण में कहा, आज मैं जिन लोगों के प्रतिनिधि की हैसियत से यहाँ खड़ा हूँ, उनकी संख्या भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है, यानी कि इंग्लैंड या फ्रांस की जनसंख्या के बराबर। लेकिन आज उन्हें दास या गुलामों की दयनीय दशा में लापटका है। इसके बाद सबको बड़ा अचंभा हुआ जब बाबा साहब ने यह कहा कि भारत में अछूत ब्रिटिश शासन के खिलाफ हैं और वे ऐसी सरकार के पक्ष में हैं जो जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई हो। गोलमेन कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर का यह भाषण व दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। अंबेडकर लगातार बोलते जा रहे थे। उनका धीर गंभीर स्वर प्रखर व ऊंचा होता गया। उस ज्ञानी विद्वान के चेहरे का ओजस व आंखों का तेज और अधिक दीप्त हो उठा। उन्होंने ब्रिटिश शासकों को बिना लांग लपेट के कड़ी भाषा में पूछा, हम लोग अंग्रेजों के शासन से पहले छुआछूत के कारण बहुत सी घृणित हालात में थे। हमारा जीवन नरकीय था। क्या अंग्रेज सरकार ने छुआछूत मिटाने के लिए कुछ किया? हमारी हालात सुधारने के लिए कुछ किया? पहले हम गांव के कुएं से पानी नहीं भर सकते थे। हमारे इस मानवीय हक को हासिल कराने के लिए अंग्रेज सरकार ने कुछ किया? अंग्रेजी राज से पहले हम मंदिरों में दर्शन नहीं कर सकते थे।
क्या हम मंदिर प्रवेश कर सकते हैं? अंग्रेजी राज से पहले पुलिस में हमारी भर्ती नहीं हो पाती थी। क्या ब्रिटिश सरकार हमें पुलिस दल में शामिल करती है? पहले हम सेना में भर्ती नहीं हो सकते थे, तो क्या अंग्रेज सरकार ने हमारे लिए यह रास्ता खोला है? इन सवालों में से किसी का उत्तर हाँ में नहीं दिया जा सकता। क्या अंग्रेजी राज की इन 150 सालों में सरकार ने हमारे जख्मों पर मरहम लगाया जो भारतीय समाज व्यवस्था ने हमें दिए हैं? ब्रिटिश राज में भी हमारी हालत जैसी थी वैसी ही रही। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने ओजस्वी भाषण जारी रखते हुए आगे और सवाल दागे। ऐसी सरकार से हमारा क्या भला होगा? आज अछूत भी अंग्रेजी सरकार की जगह जनता के लिए जनता द्वारा जनता का राजा चाहते हैं। इसके बाद ब्रिटिश प्रतिनिधि सकपकाकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भारत से आए प्रतिनिधियों में सनसनी फैल गई, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर विदेशी सरकार को आड़े हाथों लेते चले जा रहे थे। उन्होंने आगे फिर कहा, हाँ, यह वही सरकार है जिसे मालूम था कि पूंजीपति लोग कामगारों की उचित मजदूरी नहीं देते हैं और काम की बेहतर स्थितियों की मांग को ठुकराते चले आ रहे हैं। यही वह सरकार है जिसे मालूम था कि जमींदार जनता का खून चूसे जा रहे हैं। फिर भी इस सरकार ने उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने की कोशिश नहीं की जिनके कारण पिछड़े हुए लोगों का जीवन सदियों से अभाव में चला आ रहा है। मजदूर और किसानों का शोषण करने वाले पूंजीपति और जमींदारों की रक्षक सरकार हम नहीं चाहते। अपनी बात को दबंगता व तर्कों के साथ जारी रखते हुए कहा, हालांकि सरकार के पास इन बुराइयों को खात्मा करने के लिए कानूनी शक्ति थी। बुराइयों के अंत से आर्थिक जीवन बदला जा सकता था, लेकिन उसे डर था कि ऐसा हस्तक्षेप करने पर प्रतिरोध पैदा होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने सरकार की इन कमजोरियों को सामने रखने के बाद घोषणा की, हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसकी सत्ता में बैठे हुए लोग देश के हित के लिए ही काम करें। हमें ऐसी सरकार चाहिए जहां सत्ता में बैठे हुए लोग यह जानते हुए कि निष्ठा या आस्था कहां खत्म हो जाएगी और प्रतिरोध कहां शुरू हो जाएगा, फिर भी वे न्याय और समय की जरूरत को देखते हुए सामाजिक व आर्थिक जीवन की आचार संहिताओं को बदलने में हिचकिचाए नहीं, डरेंगे नहीं। अर्थात ऐसी सरकार जो सामाजिक व आर्थिक समस्याओं का समाधान बिना किसी लोभ डर से करे। अपने आगे के भाषण में अंबेडकर ने उपनिवेशी स्वतंत्रता अर्थात आंतरिक स्वराज की मांग का समर्थन किया, लेकिन यह आशंका भी जताई कि यदि संविधान बनाने वाली राजनीतिक मशीनरी विशेष प्रकार की नहीं हुई तो इसमें दलितों के साथ न्याय किए जाने की संभावना कम ही रहेगी। नए संविधान का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय सामाजिक ढांचा जातिवाद पर आधारित है, जिसमें कुछ लोग सबसे ऊंचे और कुछ सबसे नीचे माने जाते हैं। भारतीय समाज में समानता व भाईचारे के लिए कोई स्थान नहीं है और तथाकथित सवर्ण हिंदुओं ने जातिवाद के संकुचित विचारों को छोड़ा नहीं है। इसलिए अंबेडकर ने साफ कह दिया, हमारे दुखों को हमारे सिवा और कोई नहीं मिटा सकता। हम भी तब तक इन्हें दूर नहीं कर सकते जब तक कि हमारे हाथों में राजनीतिक सत्ता न आ जाए। दलित वर्ग ऐसे सरकारी चमत्कार को देखने के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा है, लेकिन अब और इंतजार किया जाना संभव नहीं है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में गतिरोध का जिक्र करते हुए अंबेडकर ने अपने राजनीतिक दर्शन के गुरु एडमंड बर्क के कथन को याद करते हुए कहा, शक्ति का प्रयोग तत्कालिक होता है, यानी सिर्फ अस्थायी होता है। अपने भाषण के अंत में उन्होंने फिर ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, वह जमाना बीत गया जब आप जो कोई फैसला करते थे और भारत उसे स्वीकार कर लेता था। अब वह वक्त कभी वापस नहीं आएगा। देश के वर्तमान तेवर को देखते हुए देशवासियों को ऐसा कोई संविधान मान्य नहीं होगा जिसे भारत की जनता स्वीकार नहीं करती हो। यदि आप चाहते हैं कि नया संविधान सफल साबित हो तो उसमें जनता की भावनाओं की सहमत जरूर हो। डॉक्टर अंबेडकर के भाषण से सभी सदस्य बहुत प्रभावित हुए। उनके भाषण में साहस, निर्भीकता, तर्क व तथ्य थे। जोश के साथ अछूतों की पीड़ा व देशवासियों की गुलामी की वेदना थी। ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचना थी। करोड़ों अछूतों के मानवीय हकों की आवाज़ थी तो देश की स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन था। अंबेडकर में एक बड़ी खासियत थी कि कोई उनकी कितनी ही तारीफ या सम्मान करे, लेकिन प्रशंसा के बोझ से दबकर वे कभी दबी जबान में गोलमाल नहीं बोले। सरकार या बहुमत की नाराजगी की चिंता किए बिना वो जो न्यायपूर्ण, सत्य व
उचित समझते थे उसे निर्भय होकर कह देते थे। निर्भयता व साफ साफ कहना उनकी खासियत थी। उनका भाषण सुनकर कुछ अंग्रेज पूछताछ करने लगे कि डॉक्टर अंबेडकर क्रांतिकारी पार्टी से संबंधित तो नहीं है। अंबेडकर का उस क्रांतिकारी पार्टी से तो संबंध नहीं था जिसके बारे में अंग्रेजों की आशंका थी, लेकिन यह सच है कि बाबा साहब अंबेडकर सामाजिक क्रांति की जलती मसाल थे। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस निपुणता व निडरता से देशवासियों की बात को अपने भाषण में कही, उससे सभी प्रतिनिधि बहुत प्रभावित हुए और प्रभावी भाषण के लिए उन्हें बधाइयाँ दी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड तो बहुत ही प्रभावित हुए, जबकि हालांकि अंबेडकर ने ब्रिटिश शासन के प्रति काफ़ी कड़वी बातें कही थी, लेकिन वह सच्चाई थी। बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने अपनी राजशाही पत्नी को अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए बड़ौदा रियासत ने जो धन खर्च किया था वह आज अवसूल हो गया। वहाँ महाराजा ने शाम को अपने मित्र के दिए भोज में अंबेडकर को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया। वहाँ महाराजा गायकवाड़ व बाबा साहब कई वर्षों के बाद आत्मीयता से मिले। बाबा साहब के भाषण का ब्रिटिश राजनीतिज्ञों और वहाँ के अखबारों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। दूसरे ही दिन से प्रेस रिपोर्टर्स व कूटनीतिज्ञों ने उनसे मिलकर कई सवाल पूछे। बाबा साहब ने भी स्वयं वहाँ के अखबारों में लेख लिखे और कई सभाओं में व्याख्यान दिए। अंबेडकर के लेखों द्वारा ब्रिटिश जनता को भारत की सड़ी गली सामाजिक व्यवस्था व हिंदू राजनीति की सच्चाई के बारे में पता चला। इंडियन डेली मेल ने अंबेडकर के भाषण को पूरे सम्मेलन में एक बेहतरीन भाषण बताया। उनके भाषण का इंग्लैंड के अखबारों व पत्रकारों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। अछूतों के प्रबल प्रवक्ता के रूप में अंबेडकर का भाषण सुनने के बाद भारत में लॉर्ड सिडनम, ओडवायर तथा कोई ब्रिटिश पत्रकार भी अंबेडकर को राष्ट्रवादी नेता मानने लगे थे। इन्होंने अंबेडकर द्वारा नागपुर में दिए गए ब्रिटिश सरकार विरोधी भाषण की भी कड़ी आलोचना की थी। कई लोग तो यह शक भी करने लगे थे कि अंबेडकर किसी क्रांतिकारी गुट से तो संबंधित नहीं है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपने भाषण से अंबेडकर ने उन भारतीय अखबार वालों को करारा जवाब दे दिया कि वह कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं। इन अखबारों ने कॉन्फ्रेंस में भाग लेने जाने से पहले अंबेडकर की कड़ी आलोचना ही नहीं की, बल्कि देशद्रोही तक कह दिया था। 1917 में जब अंबेडकर अमेरिका से लंदन आए थे तो ब्रिटिश खुफिया पुलिस ने उनकी पूरी जांच की थी, क्योंकि अपनी थीसिस में उन्होंने ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की थी। कुछ ब्रिटिश नेताओं ने पहले आलोचना की थी, लेकिन अंबेडकर के तर्कपूर्ण भाषण को सुनकर प्रशंसा करने लगे। सभी प्रतिनिधियों के भाषण सुनने के बाद आगे की कार्यवाही के लिए 9 उप समितियाँ बनाई। इसमें फेडरल स्ट्रक्चर उप समिति को छोड़कर बाकी सभी महत्वपूर्ण समितियों के लिए अंबेडकर को मेंबर बनाया गया था। इन कमेटियों के सदस्य के रूप में उन्होंने भारत देश के जन जन का प्रतिनिधित्व किया। रक्षा कमेटी की रिपोर्ट पर हुई चर्चा में उन्होंने मांग की भारतीय सेना में योग्यता के आधार पर सभी भारतीयों की भर्ती की जानी चाहिए। अपने इंग्लैंड प्रवास के दौरान बाबा साहब ने एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। वह दलित वर्ग के सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा हेतु मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र था। उन्होंने बड़ी मेहनत, दूरदर्शिता व राजनीतिक समझ से भावी संविधान में शामिल करने के लिए यह योजना तैयार की थी। इस योजना का नाम था स्वशासित भारत के भावी संविधान में दलित वर्ग के राजनीतिक हितों की सुरक्षा संबंधी योजना। इस मौलिक अधिकार घोषणा पत्र में यह कहा गया कि दलितों को राज्य के अन्य नागरिकों के बराबर समानता का अधिकार हो, छुआछूत खत्म किया जाए, कानून में उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, नागरिकता में उन पर किसी प्रकार की कोई नियोक्ता, कोई दंड, कोई हानि नहीं ला दी जाए, प्रांतीय विधानसभाओं में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, अपना प्रतिनिधि अपने लोगों में से चुनने के लिए उन्हें पृथक मतदान का अधिकार मिले, नौकरियों में उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले तथा सरकारी सेवा में नियुक्त व नियंत्रण के लिए लोक सेवा आयोग गठित किया जाए। अछूतों के कल्याण के लिए एक विशेष विभाग खोला जाए और प्रांतीय व स्थानीय सरकार अछूतों के कल्याण की ओर ध्यान नहीं देवे तो उनके खिलाफ केंद्र सरकार को शिकायत करने के लिए अछूत प्रतिनिधियों व संस्थाओं को अधिकार मिले।
डॉक्टर अंबेडकर ने इस योजना की कुछ प्रतियां ब्रिटिश प्रधानमंत्री से भारत में अपने मित्रों व अनुयायियों के पास भी भेजी ताकि उन मांगों के समर्थन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजे। इसकी पालना में भारत में जगह जगह सभाएं कर भारी संख्याओं में तार व पत्र प्रधानमंत्री को भेजे। इनमें मांग की गई कि भारत की भावी राजनीतिक व्यवस्था में दलित वर्गों के मानवीय अधिकारों को पूरा स्थान मिले। भारत के अछूतों ने पत्रों में बाबा साहब की भावना के अनुसार यही लिखा कि हमारे अछूत प्रतिनिधियों द्वारा अल्पसंख्यक उप समिति को प्रस्तुत किए गए मांग पत्र को हमारा पूरा समर्थन है। भारत का अल्पसंख्यक दलित वर्ग इस बात पर दृढ़ है कि जब तक उनकी मांगों को न्यायपूर्ण ढंग से स्वीकार नहीं किया जाता, उन मांगों को भारत के भावी संविधान में शामिल नहीं किया जाता, तो उस संविधान को हम सहमत नहीं देंगे। डॉक्टर अंबेडकर के इस योजनाबद्ध प्रयास का परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पास भारत के कोने कोने से दलित वर्ग को कानूनी सुरक्षा देने के पक्ष में ढेरों तार आने लगे। भारत की भेदभावपूर्ण व्यवस्था की गुलामी की जंजीरों से अछूतों को मुक्ति दिलाने के लिए बाबा साहब ने इंग्लैंड में एक पल भी चैन नहीं लिया। वे दिन रात इसी महान कार्य में लगे रहे। उन्होंने ब्रिटेन व ब्रिटेन से बाहर भी हर महत्वपूर्ण व्यक्ति तक अछूतों की पीड़ा पहुंचाई। विदेशी अखबारों में लेख लिखकर, रिपोर्टर्स के साथ इंटरव्यू, राजनीतिज्ञों से मुलाकात कर, ब्रिटिश संसदों के साथ सभाएं कर तथा व्याख्यान देकर भारत में हिंदू समाज द्वारा अछूतों पर किए जा रहे अत्याचार व अन्याय का पर्दाफाश किया। विदेशों के लोग भी भारत के वास्तविक समाज से वाकिफ हुए। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों की समस्याओं को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। वे बार बार अखबारों व कूटनीतिज्ञों से आग्रह करने वाले पत्र लिखते थे। भारत का सदियों से उपेक्षित, पीड़ित अछूत वर्ग सभ्य विश्व को पुकार रहा है, इसलिए मानवीय आधार पर वे अछूतों के अधिकारों को हासिल कराने में मदद करें। इसके बाद दुनिया को पता चल गया कि भारत के अछूतों की दशा अमेरिका के अश्वेत निग्रो से भी बहुत बुरी है। इस आत्मीय व विनतीपूर्ण पत्रों के कारण कुछ नेताओं को अछूतों के प्रति सहानुभूति पैदा हुई और अछूतों की मांग पर गौर करने का विचार किया। कुछ ब्रिटिश लोकसभा सदस्यों ने अछूतों की मांगों को लॉर्ड सैकी तक पहुंचाया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भावी संविधान में अछूतों को वोट देने का अधिकार मिलेगा। उस समय संडे क्रॉनिकल अखबार ने अंबेडकर की विचारों को छापा और लिखा, यदि सत्ता सिर्फ उच्च वर्ग के हाथों में होगी तो ऐसा स्वराज जनता को नहीं चाहिए। इस मत को ब्रिटेन के नागरिक और मजदूर दल की पूरी सहानुभूति थी। इस प्रकार अंबेडकर एक क्रांतिकारी विचार वाले, सत्य लेकिन तीखे बोलने वाले व लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले नेता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। लंदन में रोजाना बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद बाबा साहब अपने पुस्तक प्रेम को नहीं रोक पाते थे। वह बीच बीच में बुक सेलर्स के यहाँ पुरानी दुर्लभ बुक्स ढूंढते रहते थे। इस तरह इकट्ठी की गई बुक्स को 4 बड़े बॉक्स में भरकर बम्बई से आए मजदूर नेता एम पवार तथा सहयोगी श्रीनिवासन के साथ भारत भेजी। डॉक्टर अंबेडकर जब लंदन में थे तो भारत से खबर मिली कि महाड़ तालाब के संबंध में चल रहे कोर्ट केस में अछूतों की विजय हुई तो वे बहुत खुश हुए। यह भी खुशी की खबर मिली कि बम्बई में उनके निर्देश पर सरदार देवराव नाइक व कांद्रेकर ने जनता नामक मासिक अखबार शुरू कर दिया। मूक नायक बहिष्कृत भारत समता के बाद यह चौथा अखबार था। गोलमेज सम्मेलन में एक तरह से भावी स्वशासित भारत की नींव डाली गई। काफ़ी वाद विवाद के बावजूद हिंदू मुस्लिम समझौता नहीं हो सका क्योंकि दोनों पक्ष अधिक से अधिक स्थान लेना चाहते थे। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का प्रमुख योगदान यह रहा कि भावी भारत में संगठित भारत की अवधारणा का विकास किया जाए तथा दुनिया के सामने भारत के करोड़ों दलितों की दयनीय दशा को अंबेडकर ने उजागर कर दिया तो दुनिया में उस समुदाय के प्रति सहानुभूति उभरी है। सम्मेलन में अंग्रेजों को यह भी एहसास हुआ कि अब फूट डालो और राज करो की बजाय संगठित भारत में ही भलाई है। अलग अलग बनी कमेटियों की रिपोर्ट लिखे जाने तथा उनके अधिकार मंजूर करने के बाद गोलमेज सम्मेलन का पहला दौर 19 जनवरी 1931 को समाप्त हो गया। 10 सप्ताह बहस में बीत गए। इसके बाद इनकी रिपोर्ट्स पर लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में बहस हुई। बहस के दौरान आइजक फूड नामक एक मानवतावादी ने दलितों की आवाज़ उठाई।
उस अंग्रेज ने सदन में कहा, यदि हमने स्वराज की रूपरेखा में अछूतों के मानवीय हकों की रक्षा करने का अपना फर्ज पूरा नहीं किया तो उनकी पीड़ादायक वेदना, साफ और आह ब्रिटिश सरकार पर बुरा असर डालेगी। भारत जाने वाली भावी गवर्नर को मैं यह सलाह देता हूँ कि इस उपेक्षित समाज को सहारा देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना ही अपना कर्तव्य समझें। भारत के विकास की सही कसौटी यही होगी कि आपने इन लोगों के लिए क्या किया। आइजैक फूड का ऐसे सहानुभूतिपूर्ण उद्गार अंबेडकर के द्वारा किए जा रहे प्रयासों का सच्चा सम्मान था। 13 फरवरी 1931 को डॉक्टर अंबेडकर लंदन से रवाना हुए और 27 फरवरी 1931 को बम्बई पहुंचे। अंबेडकर का शंकरराव वडवालकर के नेतृत्व में समता सैनिक दल और अछूतों के कई संगठनों ने जोरदार स्वागत किया और उन्हें अछूतों का मसीहा का सम्मान दिया। बाबा साहब ने अपने लोगों को गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट्स बताया। बम्बई सरकार ने पुलिस विभाग में अछूतों की भर्ती किए जाने की घोषणा कर दी, जो उनके प्रयासों का ही परिणाम था। उनको बम्बई काउंसिल का मेंबर भी नियुक्त कर दिया। 2 फरवरी को टाइम्स ऑफ इंडिया में डॉक्टर अंबेडकर की सराहनीय भूमिका पर विस्तृत रिपोर्ट छपी। जब अंबेडकर भारत आए तो यहाँ राजनीतिक हालत तेजी से बदल रहे थे। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के बहिष्कार के बावजूद गोलमेज सम्मेलन के पहले दौर के संपन्न हो जाने तथा उनमें अंबेडकर द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण कांग्रेस के नेताओं को गंभीरता से विचार करना पड़ा। गोलमेज सम्मेलन के पहले दौर के समाप्त होने के सप्ताह भर में ही भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने 26 जनवरी 1931 को जेलों में बंद कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया। कई दिनों के विचार विमर्श के बाद 5 मार्च 1931 को गांधी ने नागरिक संविज्ञा आंदोलन वापस ले लिया और गांधी ने दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की हाँ कर दी। गांधी लॉर्ड इरविन समझौता। इससे पहले गोलमेज सम्मेलन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहिष्कार किया था और अंबेडकर को इसमें भाग लेने के कारण देशद्रोही तक कहा था। लेकिन अंबेडकर ने जिस प्रभावी ढंग से ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों की आलोचना कर पूरे देशवासियों का पक्ष दुनिया के सामने रखा, उससे राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेता को बहुत कुछ सोचने और फैसला लेने के लिए बाध्य कर दिया। सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका की सभी ने सराहना की तो अब विरोधियों के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा था। कांग्रेस के भाग नहीं लेने व पहले सम्मेलन के प्रस्तावों पर चर्चा के लिए दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस की जरूरत हुई। वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी से बातचीत के बाद 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच समझौता हुआ तथा सरकार ने गांधी जी को इंग्लैंड में दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया। इसी बीच सत्याग्रही कैदियों को जेल से छोड़ दिया। अंबेडकर के प्रति कांग्रेस का व्यवहार कुछ बदलता जा रहा था। मद्रास की एक सभा में अपने भाषण में पंडित नेहरू ने कहा कि कांग्रेस जनों ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को कभी भी देशद्रोही नहीं कहा। कांग्रेस के बुद्धिजीवी व प्रगतिशील नेता नेहरू के इतना कहने के बावजूद कांग्रेस की कटुता के कई उदाहरण सामने आते रहे। अंबेडकर अछूत छात्रों के लिए चलाए जा रहे एक छात्रावास की व्यवस्था के सिलसिले में जब अहमदाबाद आए तो वहां के कांग्रेस के लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। उधर नासिक के कालाराम मंदिर का सत्याग्रह भी अभी छूट गया था। नासिक के अछूत नेताओं ने उस आंदोलन को फिर से चलाने का फैसला किया और मंदिर प्रवेश के अधिकार का हासिल करने का तय किया। डॉक्टर अंबेडकर अपने सहयोगियों के साथ 4 मार्च 1931 को नासिक गए। उन्होंने वहां सभा में अछूतों को आदेश दिया कि भले ही उनमें जोश व आक्रोश है, लेकिन उन्हें हर हालत में धैर्य, शांति व अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन करना है। रविवार को अछूतों ने एक बड़ा जुलूस निकाला, लेकिन रास्ते में कई जगह सवर्णों ने उन पर पत्थर बरसाए। नासिक जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने कट्टर हिंदुओं का पक्ष लिया। उधर कराची में हो रहे कांग्रेस अधिवेशन में यह घोषणा कर दी कि कांग्रेस धार्मिक मामलों में चुप रहेगी। इस अधिवेशन में कुछ समय पहले ही गांधी ने मुंबई में कहा था कि आज़ादी मिल जाने के बाद अछूतों द्वारा मंदिर प्रवेश के लिए संघर्ष करेंगे। अहमदाबाद शहर भारत का मैनचेस्टर कहलाता था, जहां देश की सबसे ज़्यादा कपड़ा मिलें थी और लाखों मजदूर काम करते थे। अहमदाबाद के अछूत भाई लंबे समय से अहमदाबाद की धरती पर बाबा साहब के पूज्य पांव रखवाना चाहते थे।
28 जून 1931 को अंबेडकर अहमदाबाद पधारे। कपड़ा मिलों का बड़ा सेंटर होने के कारण लाखों मजदूर काम करते थे। मिल मालिकों व उद्योगपतियों को कांग्रेस के पक्ष में रखने के लिए गांधी जी वहाँ ज़्यादा समय बिताते थे। इस प्रकार मिल मालिकों के दबाव व कांग्रेस के प्रचार के कारण काफ़ी मजदूर गांधी जी के भक्त बन गए थे। बाबा साहब के स्वागत के लिए नव युवक मंडल के सदस्य, हजारों मजदूर, समता सैनिक दल के स्वयं सेवक व दलित वर्ग के हजारों नर नारी मौजूद थे। इनके बीच कुछ कांग्रेसी हिंदू व अंबेडकर के विरोधी विचारधारा के लड़के छुपे हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उठाए गए सवालों के कारण शरारती युवकों को वहां बाबा साहब के विरोध के लिए भेजा गया था। अखबारों में छपने के उद्देश्य से उन लड़कों ने एकाएक छुपाए हुए काले झंडे दिखाए। समता सैनिक दल व नव युवक मंडल के युवकों ने उसी वक्त उनसे वे काफ़ी झंडियाँ छीन कर जला दी। हजारों मेहनत कशों की भीड़ ने बाबा साहब का अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया। जय घोष के नारों से मानो आसमान गूंज उठा। वहाँ से बाबा साहब को आवाज़ के लिए लाल बंगले ले गए। शहर के दरियापुर में विशाल सभा का आयोजन किया गया। अछूत समाज की ओर से अपने मुक्तिदाता बाबा साहब को चांदी के कास्केट में मानपत्र भेंट किया गया। इस मानपत्र में अछूतों के उद्धार के लिए किए गए कार्य तथा गोलमेज सम्मेलन तथा लंदन में उनके द्वारा अछूतों के उद्धार हेतु पेश किए गए मांग पत्र की प्रशंसा की गई थी। बाबा साहब के सम्मान में सभी के सिर झुके हुए थे। अपने भाइयों बहनों को संबोधन में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, भाइयों और बहनों, मेरे सम्मान में आपने जो मानपत्र भेंट किया है, यह मेरी व्यक्तिगत प्रशंसा न समझकर उस कार्य के लिए आपका समर्थन व प्रोत्साहन समझता हूँ जो आपके सहयोग से मेरे द्वारा किया गया है। क्लास इंडस्ट्रीज के बड़े सेंटर इस शहर में पहले उद्योग धंधों की ही बातें होती थी, लेकिन जब से गांधी जी यहाँ निवास करने लगे हैं, यह शहर भारतीय राजनीति की चर्चा का सेंटर बन गया है, जो आप मेरे से अधिक जानते हैं। जो भाई यहाँ खादी पहने हुए बैठे हैं, क्या आपने अपने उद्धार के लिए भी कुछ किया है? जिस देश में हमें कुओं पर पानी भरने नहीं दिया जाता, सार्वजनिक स्थानों व मार्गों का उपयोग नहीं कर सकते, जहाँ स्कूलों में हमारे बच्चे सबके साथ नहीं पढ़ सकते, जहाँ हमारी छाया पढ़ना भी पाप समझा जाता है, वहाँ आपको अपने उद्धार के लिए भी कुछ करना चाहिए। गांधी जी पहले कहते थे कि जब तक देश में एकता नहीं हो जाती वे गोलमेज सभा में नहीं जाएंगे, लेकिन अब कांग्रेस उन्हें डायरेक्टर बनाकर उस गोलमेज सभा में भेज रही है। कराची की कांग्रेस सभा में गांधी का एक लंबा प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें स्वराज में जनता के अधिकारों के लिए 22 शर्तें हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है जब तक उन पर अमल नहीं हो। क्या आप आशा करते हैं कि समण हिंदुओं के हाथ में सत्ता आ जाने पर उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा? हिंदू शास्त्रों में जो विधान है वे तो उसी समय बने जब स्वयं हिंदुओं का शासन था। तब किस उद्देश्यों से ऐसी गुलामी के ग्रंथ गढ़े गए थे? बाबा साहब ने भाषण में आगे कहा, गांधी जी मुसलमानों और सिखों को तो अलग अधिकार देने को तैयार हैं, लेकिन अछूतों के नेता और विधाता खुद बने रहना चाहते हैं। इसका क्या अर्थ है? क्या अछूत कभी भी आज़ाद नहीं होंगे? आज अछूतों के राजा अंग्रेज हैं और अंग्रेजों के चले जाने पर श्रवण हिंदू हमारे राजा हो जाएंगे। आज अम्बालाल ताराभाई जैसे कई मिल मालिक तो कांग्रेस का साथ सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि मैनचेस्टर का माल इस देश में ना आए और उन्हीं का माल मन मर्जी के भाव से बिके और खूब मुनाफा हो। लेकिन अछूत किस लिए सत्याग्रह करते हैं? गांधी जी और कांग्रेस ने अब तक अछूतों के लिए क्या किया है? वे अछूतों के साथ कोई बातचीत, चर्चा या समझौता नहीं करते हैं। आज़ादी मुझे भी प्यारी है, मैं भी देश को आज़ाद देखना चाहता हूँ। अंग्रेजी हुकूमत की जितनी मैंने आलोचना की है वैसे किसी ने नहीं की, लेकिन मैं इस देश की राजनैतिक आज़ादी से ज़्यादा जरूरी अपने करोड़ अछूत भाइयों की सामाजिक आज़ादी समझता हूँ। मेरे बहुत से भाई हैं जो राजनीति के दांव पेच नहीं समझते, वे गांधीवाद की चुंगल में फंस गए हैं। मैंने एक भाई को यह कहते हुए सुना है कि हम गांधी जी की प्रजा हैं। यह कैसी दयनीय व गुलाम मानसिकता है? आज़ाद भारत आज़ाद नागरिकों का देश होगा या गांधी जी की प्रजा का? हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते इंसान के सभी नागरिकों अधिकारों के हकदार हैं, और जब तक वे अधिकार हासिल नहीं कर लेते हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए। हम अपने उचित मानवीय अधिकारों को खुद हासिल करेंगे, यही हमारा मकसद होना चाहिए। बाबा साहब के इस ओजस्वी भाषण को जनता ने दिल थाम कर बैठ कर सुना।
उन्होंने अछूतों को झकझोर दिया। सभा में गैर दलित लोग भी थे, वे भी सुनकर बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद शाही बाग तथा प्रेमा भाई हाल में भी हुई सभाओं में उन्होंने भाषणों द्वारा सोए हुए समाज को जागृत के लिए आह्वान किया तथा अपने उद्धार के लिए खुद ही उठ खड़े होने का संदेश दिया। इसके बाद बाबा साहब ने अछूत छात्रों के छात्रावास का जायजा लिया। आज भी दरियापुर इलाके में खड़ी बाबा साहब की विशाल प्रतिमा हमें अपनी सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक आज़ादी के लिए प्रेरित करती है। इधर गोलमेज सम्मेलन के दूसरे दौर में आमंत्रित किए गए प्रतिनिधियों की सूची जुलाई 1931 में तीसरे सप्ताह में जारी हो गई। इनमें डॉक्टर अंबेडकर, श्रीनिवास शास्त्री, सर तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर, सर चिमनलाल सीतलवाड़, पंडित मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी, सर मिर्जा इस्माइल, मोहम्मद अली जिन्ना, रामास्वामी मुदालियर प्रमुख थे। सम्मेलन के पहले दौर में भारतीय संविधान समिति में जानबूझकर डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं रखा था, क्योंकि अंबेडकर के ब्रिटिश सरकार के विरोधी तीखे भाषण से कुछ ब्रिटिश नाराज हो गए थे। इस बार उस कमेटी में अंबेडकर का नाम पहले ही रख लिया। यह वह कमेटी थी जिसकी देखरेख में भारत के नए संविधान का प्रारूप तैयार होना था। बाबा साहब को कमेटी का मेंबर बनाए जाने पर ढेरों बधाई संदेश मिले। भारत से बाहर विदेशों से भी बधाइयाँ मिली। पहले जो अखबार अंबेडकर पर अपशब्दों के तीर चलाते थे, वे अब उनकी देशभक्ति तथा आम भारतीयों के हितों के प्रति प्रतिबद्धता की प्रशंसा करने लगे। कोलाबा समाचार एक ऐसा ही अखबार था। इसके अलावा इंडियन डेली मेल, संडे क्रॉनिकल, केसरी तथा फ्री प्रेस जर्नल जैसे प्रसिद्ध व लोकप्रिय अखबारों ने अंबेडकर की निर्भीक राष्ट्रभक्ति और लोकतांत्रिक विचारधारा की प्रशंसा की। एक तरफ पूरी दुनिया में अंबेडकर की प्रशंसा हो रही थी, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि भारत की कांग्रेस पार्टी के नेता, हिंदू महासभा, आर्य समाज व कई हिंदू संगठन गांधी जी को अछूतों का एकमात्र नेता प्रस्तुत करने तथा बाबा साहब के देशद्रोही कहने के लिए जगह जगह कुप्रचार कर रहे थे। धन्ना सेठों ने इसके लिए धन दिया और यहाँ तक कि लालच देकर बहुत से अछूत नेताओं को भी अंबेडकर से अलग कर दिया, कुछ को विरोध में बोलने के लिए तैयार कर दिया। लेकिन इस कुप्रचार की कुछ नहीं चली, क्योंकि देश का अछूत समाज जाग चुका था। वह अपने मसीहा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता था। इसलिए देश में उस कुप्रचार का अछूतों ने भारी विरोध किया तथा जगह जगह सभाएं कर बाबा साहब का पूरा समर्थन किया। बाबा साहब की प्रतिभा का जादू पूरे देश में फैल चुका था। हर ओर उनके दर्शन व सुनने के लिए अछूत लोग उमड़ पड़ते थे। गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की हवा तो भर दी, लेकिन वास्तव में भाग लेंगे या नहीं, यह अभी रहस्य बना हुआ था। इधर वह अंबेडकर की प्रसिद्धि से भी परेशान थे। वह उन दिनों बम्बई के मालाबार हिल्स में स्थित मणि भवन में ठहरे हुए थे। शायद वह अंबेडकर से मुलाकात करने के बाद ही कुछ फैसला करना चाहते थे। कांग्रेस से अपमानित अंबेडकर ने अपने स्वाभिमान के खातिर स्वयं गांधी जी से मिलने की पहल नहीं की। 6 अगस्त 1931 को गांधी जी ने अंबेडकर को एक पत्र लिखकर उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। गांधी जी ने लिखा कि उनके पास समय हो तो उस दिन रात 8 बजे उनसे मिलने का कष्ट करें। उन्होंने यह भी लिखा कि अंबेडकर को उनके पास आने में असुविधा हो तो उन्हें अंबेडकर के निवास स्थान पर आकर उनसे भेंट करने में प्रसन्नता होगी। ध्यान हो कि 1 साल पहले साइमन कमीशन के समय गांधी जी ने ही कहा था कि साइमन कमीशन का सहयोग करने वाले अछूत नेताओं को कोई नहीं पूछता है। गांधी जी का संदेश मिलने के थोड़ी देर पहले अंबेडकर सगली से बम्बई लौटे थे। उस समय उन्हें हल्का बुखार था। इसके बावजूद उन्होंने गांधी से मणि भवन में मिलने के लिए हाँ कह दी। सहयोगी ने कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए गांधी जी को ही यहाँ आने दो। लेकिन बाबा साहब ने सोचा कि यदि गांधी जी हमारे यहाँ मिलने आएंगे तो लोग मुझे ही अहंकारी कहेंगे, इसलिए खुद ही वहाँ जाकर मिलने का संदेश पहुँचा दिया। शाम को अंबेडकर का बुखार 106 डिग्री तक बढ़ गया। इस कारण फिर संदेश भेजा कि वह बुखार उतरने के बाद ही गांधी जी से मुलाकात कर पाएंगे। जब बुखार उतर गया तो 14 अगस्त को दोपहर 2 बजे गांधी जी से मिलने के लिए अपने सहयोगी देवराज नाइक, सीताराम सिवतारकर, प्रधान भाऊराव गायकवाड़, भास्कर राव कंद्रेकर, अमृतराव कड़ेकर, गणपत पगारे के साथ मणि भवन गए।
अपने समय की इन दो महान हस्तियों की इस पहली भेंट के समय दोनों पक्षों के सहयोगियों की स्थिति बड़ी विचित्र थी। अंबेडकर मणि भवन की तीसरी मंजिल पर पहुंचे उस समय गांधी जी नाश्ता करते समय अन्य लोगों से बातचीत कर रहे थे। अंबेडकर और उनके सहयोगियों ने गांधी जी का अभिवादन करने के बाद एक कंबल पर बैठ गए। वहां आए प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए एक बार तो गांधी जी ने अंबेडकर की ओर खास ध्यान नहीं दिया। बाबा साहब वहां आई एक यूरोपियन महिला मिस स्लेट और अन्य लोगों से बातचीत करते रहे। अंबेडकर के सहयोगियों को डर लगने लगा कि यदि थोड़ी देर और गांधी जी ने अंबेडकर की ओर ध्यान नहीं दिया तो झगड़ा शुरू हुए बिना नहीं रहेगा। ऐसी हलचल देखकर तुरंत गांधी जी डॉक्टर अंबेडकर की ओर मुखातिब हुए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। दरअसल वे दोनों एक दूसरे को पहली बार ही देख रहे थे। थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद वे दोनों मुख्य विषय पर आ गए। उस महत्वपूर्ण वार्तालाप का वर्णन मराठी साप्ताहिक नवयुग के 13 अप्रैल 1947 के अंबेडकर विशेषांक में दिया गया है। उसको छोटे रूप में यहाँ दिया जाता है। गांधी जी अंबेडकर जी से कहते हैं, डॉक्टर आपका क्या कहना है? अंबेडकर ने कहा, आपने मुझे अपने विचार बताने के लिए यहाँ बुलाया है। मैं आ गया हूँ, इसलिए आप ही बताएं कि आपको क्या कहना है, या आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। गांधी जी अंबेडकर की ओर तीखी नज़र से घूरते हुए, मैंने सुना है आपको मुझसे और कांग्रेस से कुछ शिकायतें हैं। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं अछूतों की समस्या के बारे में सोच रहा हूँ। कांग्रेस के कार्यक्रम में अछूतों के सवाल शामिल करने के लिए मुझे कष्ट उठाने पड़े और मुश्किल से कांग्रेस के मंच पर रख पाया हूँ। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस ने अछूतोद्धार के लिए 24 लाख रुपए खर्च किए हैं। फिर भी आप मेरा और कांग्रेस का विरोध कर रहे हो, जो एक ताज्जुब की बात है। इस बारे में आपको जो बताना है खुले दिल से बात कर सकते हैं। अंबेडकर कहते हैं, आपका यह कहना सही हो सकता है कि मेरे जन्म से पहले आप अछूतों की समस्याओं के बारे में सोच रहे होंगे। सभी बुजुर्ग अपनी उम्र का हवाला देकर तर्क देते हैं। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, यह सच्चाई स्वीकार करता हूँ। यह भी सच है कि आपकी कोशिश से ही कांग्रेस ने छुआछूत निवारण के प्रोग्राम को मंजूरी दी, लेकिन मैं साफ कहता हूँ कि कांग्रेस ने औपचारिक रूप स्वीकृति देने के अलावा कुछ नहीं किया। कांग्रेस की अछूतों के प्रति यह सहानुभूति दिखावटी है, ढोंग है। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने अछूतों के कल्याण हेतु 24 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन वह पैसा यूं ही उड़ाया गया। इतने ही रुपयों से मैं अछूत समाज में आश्चर्यजनक परिवर्तन कर सकता था। यदि आप पहले मेरे से संपर्क करते तो अच्छा रहता। कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए खादी की तरह छुआछूत निवारण की शर्त लागू होती तो नासिक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने अछूतों के मंदिर प्रवेश का विरोध न किया होता। कांग्रेसी अपने घरों में अछूतों को नौकरी नहीं देते और न ही अछूत विद्यार्थियों की मदद करते। कांग्रेस सिद्धांतों की बजाय संगठन को अधिक महत्व देती है। यही मेरा आप पर और कांग्रेस पर बड़ा आरोप है। आप कहते हैं कि अंग्रेज सरकार का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हमारी समस्याओं के प्रति श्रवण हिंदुओं का भी हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, और जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होता हम कांग्रेस तथा हिंदुओं पर विश्वास कभी नहीं करेंगे। हम खुद की सहायता करने और स्वाभिमान के साथ जीने में विश्वास करते हैं। हम किसी महान नेता या महात्मा पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। इतिहास में हमें बताया गया है कि महात्मा तेज गति से आने वाले चक्रवात की तरह धूल तो उड़ा सकते हैं, लेकिन वे समाज के स्तर को ऊंचाई पर नहीं ले जा सकते। कांग्रेस मुझसे नफरत करती है, मुझे देशद्रोही कहती है, मेरे सामाजिक उद्धार के आंदोलन का विरोध करती है। अंबेडकर द्वारा कड़वे लेकिन सच्चाई भरे मुंह तोड़ जवाब के कारण वहाँ के वातावरण गंभीर हो गया। क्रोध के कारण अंबेडकर का चेहरा लाल हो गया, भवें तन गई। फिर थोड़ा रुक कर बोले, गांधी जी, मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। अंबेडकर का यह रौद्र रूप देखकर गांधी जी भी सकपका गए और उन्होंने बीच में ही कहा, डॉक्टर साहब, आपके पास मातृभूमि है। गोलमेज सम्मेलन में आपके बारे में मुझे जो रिपोर्ट मिली है उससे सिद्ध होता है कि आप एक महान देशभक्त हैं। यह मैं भी कहता हूँ। अंबेडकर कहते हैं, गांधी जी, आप कहते हैं कि मेरी मातृभूमि है, लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। जिस धर्म और देश में हमें कुत्ते बिल्लियों से भी नीच माना जाता है, जिस धर्म तथा देश में हम सार्वजनिक स्थानों पर पानी नहीं पी सकते, उस देश को मैं अपना देश कैसे कहूँ? उस धर्म को मैं मेरा धर्म कैसे मानूं? सच्चे व स्वाभिमानी अछूत को ऐसे देश का अभिमान कभी नहीं हो सकता। मुझ पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है, उसको
मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि मुझसे ऐसा कराने का सारी जिम्मेदारी रूढ़वादी सवर्ण हिंदुओं की है। देश के हित में कोई घातक कार्य न हो, इसका मुझे पूरा ध्यान है, लेकिन मैं अछूतों के मानवीय अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करता रहूँगा। गांधी जी ने जिस उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर को मिलने के लिए बुलाया था, वह अंबेडकर के तीखे तेवर देखकर पूरा नहीं हो पा रहा था। वातावरण में गर्माहट बढ़ रही थी। गांधी जी जान चुके थे कि अंबेडकर उन लोगों में से नहीं है जिन्हें गांधी जी अपनी इच्छा अनुसार मोड़ सकते थे। इसी बीच डॉक्टर अंबेडकर ने एक महत्वपूर्ण सवाल दाग दिया, जिसके लिए यह मीटिंग रखी गई थी। अंबेडकर ने कहा, यह सब जानते हैं कि सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक लिहाज से मुसलमान व सिखों की तुलना में अछूत काफ़ी पिछड़े हुए हैं। पहले गोलमेज सम्मेलन में मुसलमानों के पृथक राजनीतिक अधिकारों की स्वीकृति दी है और राजनीतिक संरक्षण तथा संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व की सिफारिश की है। अछूतों के लिए यह लाभदायक है। आपकी राय क्या है? गांधी जी कहते हैं, मैं हिंदुओं से अछूतों की राजनीतिक प्रत्यक्षता के खिलाफ हूँ। वह एक प्रकार से आत्मघात ही होगा। अंबेडकर उठते हुए कहते हैं, आपकी इस स्पष्ट राय के लिए मैं आपका आभारी हूँ। यह अच्छा ही हुआ कि इस महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में हम कहाँ खड़े हैं, यह मैं जान पाया। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। यह थी अपने समय के दो महान नेता 62 वर्षीय गांधी व 40 वर्षीय अंबेडकर की पहली मुलाकात। तनाव व कड़वाहट भरी यह भेंट बिना किसी ठोस नतीजे के ही खत्म हो गई। उस समय गांधी जी भारतीय राजनीति में शिखर पर थे। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सब कुछ थे। लोग उनसे काफ़ी प्रभावित थे। ऐसे में उन्हें पलटकर जवाब देना स्थायी प्रकोप व कटुता को मोल लेने के बराबर था, और वह भी कोई अछूत नेता उसके साथ उलझे, यह गांधी जी की कल्पना से परे था। लेकिन उन दो बड़े नेताओं के बीच विरोध की चिंगारी भड़क गई और इस प्रकार गांधी अंबेडकर के बीच एक ऐतिहासिक वैचारिक संघर्ष का अध्याय शुरू हो गया। खुद गांधी जी के लिए पहला मौका था जब किसी व्यक्ति ने उनसे कड़वी सच्चाई के साथ इस प्रकार बातचीत की हो। तब तक गांधी जी को यह भी पता नहीं था कि अंबेडकर अछूत समाज से हैं। वह तो समझते थे कि अंबेडकर कोई ब्राह्मण युवा है और जो अछूतों के सामाजिक सुधार में बहुत अधिक रुचि ले रहा। गांधी जी उस समय भारतीय राजनीति के बेताज बादशाह थे। भारतीय राजनीति में उनका बहुत बड़ा दबदबा था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी से जो तीखे सवाल किए, वे गांधी जी के दिलो दिमाग पर घूम रहे थे। दोनों नेताओं की भेंट से यह साफ हो जाता है कि साइमन कमीशन की पेश करी रिपोर्ट में राष्ट्रीयता के आधार पर संयुक्त चुनाव का समर्थन तथा पृथक चुनाव का विरोध करने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के लिए अलग चुनाव तथा अलग निर्वाचन संघ की मांग क्यों की? इसका जवाब इस भेंट में बातचीत से स्पष्ट हो जाता है। नासिक मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में सवर्ण हिंदुओं ने, जिसमें नासिक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी शामिल थे, अछूतों के साथ जो कठोरता का बर्ताव किया था, उसकी यह प्रबल प्रतिक्रिया थी। हिंदू अछूतों का सामाजिक समानता का अधिकार देना नहीं चाहते थे, और यदि अछूत लोग अधिकार प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह करते थे तो उनको डंडों से पीटा जाता था। ऐसी अवस्था में स्वाभिमानी डॉक्टर अंबेडकर यदि अछूतों के लिए हिंदुओं से अलग राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए कोशिश करते तो उनको दोष नहीं दिया जा सकता। अछूतों की हालत तो वैसे ही हुई थी कि इधर माँ खाने को रोटी नहीं देती और उधर बाप भीख नहीं मांगने देता। यदि अछूतों के लिए अलग चुनाव की मांग करने से अंबेडकर को देशद्रोही कहा गया, तो उस सामाजिक व्यवस्था को ही देशद्रोही क्यों नहीं माना जाए जिसने सदियों से इस देश में करोड़ों अछूतों को अपना देश का कभी अनुभव ही नहीं करने दिया। ऐसे में अंबेडकर का यह कहना भी कि मेरी कोई मातृभूमि नहीं है, यह कड़वी सच्चाई थी। एक अन्य महत्वपूर्ण सच्चाई यह है कि अछूत समाज मुसलमानों से भी अधिक पिछड़ा हुआ था और वह हिंदू समाज से मुसलमानों से भी अधिक दूर था। मुसलमानों के अलग प्रतिनिधित्व तथा अलग निर्वाचन संघ को सरकार पहले ही स्वीकार कर चुकी थी। सन 1916 के लखनऊ पैक्ट से कांग्रेस ने मुसलमानों के अलग प्रतिनिधित्व को स्वीकार करके उस पर अपनी राष्ट्रीयता का मोहर लगा दी थी। ऐसी परिस्थिति में हिंदुओं का अछूतों के प्रति कठोर रुख के कारण अंबेडकर ने अछूतों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग कर दी। यदि वह देशद्रोह होता तो इस देशद्रोह में सरकार, मुस्लिम लीग, कांग्रेसी, हिंदू सभी शामिल होते। संयुक्त चुनाव के समर्थक डॉक्टर अंबेडकर को अस्पृश्यता के समर्थक
अंबेडकर को छुआछूत के समर्थक हिंदू समाज से मजबूर कर दिया था कि वह अलग चुनाव की मांग करे। जिस दिन दोपहर को बम्बई में गांधी अंबेडकर मुलाकात हुई थी, उसी दिन शाम को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से पहले बाबा साहब के लिए बम्बई के काओसजी जहांगीर सभागृह में विदाई समारोह रखा गया। सभा में महिलाओं की संख्या बहुत थी। अपने ओजस्वी उद्बोधन में बाबा साहब ने कहा, भावी पीढ़ी को आज की गुलामी के निशान तक नहीं दिखाई देने चाहिए। यदि तुम अपनी दास्ता व गुलामी को खुद ही खत्म करने की प्रतिज्ञा कर लो और उसके लिए कष्ट और कठिनाइयां सहन करने को तैयार हो, इस कार्य की सफलता में मुझे समर्थ बनाने का श्रेय आपका ही होगा। आप सभी भाई बहनों का मेरे प्रगाढ़ प्रेम व सम्मान मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बारे में बाबा साहब ने कहा, कुल 125 मेंबर में से सिर्फ हम 2 अछूत वर्ग से हैं, लेकिन आप भरोसा रखें, देश के करोड़ों अछूतों के मानवीय अधिकारों को हासिल करने के लिए हम जमीन आसमान एक कर देंगे। आज दोपहर गांधी जी से मुलाकात हुई थी, लेकिन वह आपके हितों के लिए कुछ नहीं करेंगे। हमें खुद अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। संगठित होकर संघर्ष के बाद ही आप सम्मान प्राप्त कर पाओगे। शनिवार 15 अगस्त 1931 को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले लगभग सभी प्रतिनिधि मुल्तान नामक समुद्री जहाज से लंदन के लिए जाने वाले थे। बम्बई के बेलार्ड पियर पर उस दिन मेला सा लग रहा था। राजा महाराजाओं से लेकर साधारण आदमी तक सभी वर्ग व समुदाय के लोग एकत्रित हुए थे। बंदरगाह पर मित्र, संबंधी, अनुयायी व प्रियजन अपने अपने प्रिय प्रतिनिधियों व देशभक्तों का प्यार से विदाई देने के लिए एकत्रित हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर इस भीड़ में अकेले व्यक्ति थे जिन्हें विशेष सम्मान मिला था। वह जो ही कार से उतरे, वहाँ 2000 से अधिक स्वयंसेवकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर अंबेडकर की जय तथा डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे के नारों से आसमान गूंज उठा। समुद्र से उठती ऊंची लहरें भी मानवता के उस मसीहा का स्वागत कर रही थी। इस सम्मेलन के गांधी जी के रवाना होने के बारे में अभी भी आशंका बनी हुई थी। इसी कारण पंडित मदन मोहन मालवीय तथा सरोजिनी नायडू ने भी इस जहाज से जाना कैंसिल कर दिया। साथ में यात्रा करने वाले सप्रू, जयकर तथा अय्यर आदि प्रतिनिधियों ने यह भी आशंका जताई कि शायद गांधी जी सम्मेलन में भाग ही नहीं ले। लेकिन अंबेडकर को पूरा विश्वास था कि गांधी जी न केवल भाग लेंगे बल्कि वे अछूतों को अधिकार देने का विरोध भी करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने साथियों को संदेश भेजा कि यदि गांधी जी वहां अछूतों के अधिकारों का विरोध करते हैं तो देश भर में उनकी निंदा करने की पूरी तैयारी रखी जाए। उत्साह व उमंग से भरे हजारों साथियों ने बाबा साहेब को बम्बई से लंदन के लिए विदा किया। बंदरगाह पर अंबेडकर की सर प्रभाकर पट्टड़ी से तकरार हो गई। पट्टड़ी ने पूछा कि गांधी जी से उस मुलाकात का क्या नतीजा निकला। बाबा साहब उनकी व्यंग्यात्मक भावना को समझ गए और बोले, मुलाकात के समय आप वही तो बैठे थे। इस पर पट्टड़ी ने कहा, नहीं, मैं बीच में ही उठकर चला गया था। इसके बाद कल गांधी जी ने मुझसे पूछा था कि हमारी बातचीत हो रही थी, तब आप बीच में ही उठकर बाहर क्यों चले गए। उस पर मैंने गांधी जी को कहा, हिंदू धर्मशास्त्रों की यह आज्ञा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महान विभूति की निंदा करता है और यदि उस सुनने वाले व्यक्ति द्वारा निंदक की जीभ उसी जगह पर उसी क्षण नहीं काटी जा सकती है तो सुनने वाले को वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। पट्टड़ी के इस असभ्य, अपमानजनक व मूर्खतापूर्ण उत्तर को सुनकर अंबेडकर को गुस्सा आया, लेकिन उसका जरा भी इजहार नहीं किया और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ वापस पूछा, क्यों सर प्रभाकर जी, आपके उस धर्मशास्त्र में ढोंगी, पाखंडी व बेहद चापलूस व्यक्ति के लिए दंड का क्या विधान है। इतना पूछते ही मानो पट्टड़ी के शरीर पर तेज कोड़ा पड़ गया हो और गुस्से से तिलमिलाकर पूछा, आपके ऐसे पूछने का क्या अर्थ है। अंबेडकर ने कहा कि मेरे कहने का अर्थ वही है जो तुमने समझा है। गांधी जी के आसपास तुम जैसे ढोंगी व चापलूस लोगों का जमावड़ा रहता है और उन्हें इनकी गिरफ्त से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। इनकी तकरार में बाबा साहब के आक्रामक तेवर से पट्टड़ी के पसीने छूट गए। माहौल बिगड़ता देख पास ही बैठे बम्बई के पुलिस कमिश्नर मिस्टर विल्सन ने बीच बचाव कर मामला ठंडा किया। ब्राह्मण सर प्रभाकर पट्टणी भावनगर की रियासत में
दीवान और गांधी जी के सहयोगी थे। पटनी ने आगे समझदारी से काम लिया और बाबा साहब जैसे महान शख्सियत से टकराने से बचने में ही अपनी भलाई समझी। सप्रू, जयकर और अंबेडकर भी इसी जहाज से लंदन जा रहे थे। अंबेडकर से मुलाकात में उन्होंने बताया कि गांधी जी और मालवीय जी गोलमेज सम्मेलन में आए, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। गांधी जी के नहीं आने की बात पर अंबेडकर ने कहा, देश के हित की अपेक्षा बॉर्डोली के मामले को अधिक महत्व मानना मूर्खता की चरम सीमा है। मेरी समझ में नहीं आता कि गांधी जी मामूली शिकायतों की बजाय राष्ट्रीय समस्याओं पर ध्यान क्यों नहीं देते। डॉक्टर मुंजे अंबेडकर की उनके कार्यों के लिए प्रशंसा कर रहे थे। जहाज चल पड़ा। उत्साह व उमंग से भरे हजारों साथियों ने बाबा साहब को लंदन में गोलमेज सम्मेलन के लिए विदा किया। समुद्र की ऊंची लहरें व नीले आसमान के बीच नीले सागर को चीरते हुए जहाज चला जा रहा था। करोड़ों अछूतों गूंगों को जुबान देने वाले मानवता के मसीहा को अपने कंधों पर बिठाकर वह मुल्तान जहाज मानो खुद भी गौरवान्वित हो रहा हो। पास ही बैठे डॉक्टर मुंजे मौलाना शौकत अली के बीच हास्य विनोद चल रहा था, लेकिन लहरों की तेज आवाज़ के बीच हास्य परिहास बंद हो गया। समुद्री यात्रा में भी बाबा साहब अध्ययन व लेखन में व्यस्त रहे। इसी दौरान 19 अगस्त 1921 को बाबा साहब सपनों में खो गए और जनता अखबार के लिए पत्र लिखा। मेरे मित्रों व साथियों को ऐसा लगता है कि मैं स्वभाव से हास्य, विनोदी, रोमांटिक या कवि नहीं हूँ, लेकिन यदि यह सच है तो भी मेरा जीवन तो एक कविता व एक प्रचंड काव्य की तरह ही बन गया है। भारत का एक अछूत महान लड़का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा और राष्ट्र निर्माण के बारे में होने वाली चर्चा में प्रमुखता से भाग लेगा। यह बात कोई कविता, काव्य या चमत्कार नहीं है क्या, जिसे आप काव्य या रोमांस कहते हैं? उसमें मेरे जीवन क्रम से अद्भुत और क्या होगा। उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क जाते समय मैंने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था कि पढ़ाई के बाद खुद के हित साधने से शुरू हुआ मेरा जीवन इतने कम समय में देश की मूक पद दलित जनता के सुख दुख के साथ एक रूप हो जाएगा। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि करोड़ों अछूत भाइयों के सहयोग से मेरा जीवन इतना अधिक महत्वपूर्ण बन जाएगा। मुझे इस बात का बड़ा संतोष है कि मेरा जीवन उपेक्षितों व वंचितों के उद्धार के लिए काम आ रहा है, और ऐसा संतोष बहुत कम लोगों को मिलता है। करोड़ों पीड़ितों की मुझ पर काफ़ी उम्मीदें हैं, इसलिए अब मेरा भी यह फर्ज बनता है कि अभावों से जूझ रहे उन अभागों के लिए कुछ करूं। 29 अगस्त को लंदन पहुंचने पर अंबेडकर बुखार से बीमार पड़ गए। उन्हें जुकाम के साथ उल्टी दस्त की शिकायत भी हो गई। इसके कारण वे बहुत कमज़ोर हो गए। अपने सहयोगी शिव तारकर को चिट्ठी में लिखा, इस बीमारी के कारण मैं एक आपातकालीन घटना से गुजर रहा, लेकिन साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि बीमारी के बारे में उनकी पत्नी रमाबाई को बिल्कुल नहीं बताएं। 7 सितंबर को उनकी तबीयत में सुधार हुआ, लेकिन कमजोरी काफ़ी थी। गांधी जी लंदन के लिए रवाना होने से पहले सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर प्रभाकर पटड़ी के साथ शिमला में वायसराय से मिले। सरकार और उनकी कांग्रेस पार्टी के बीच जो मतभेद थे उन्हें दूर करने के बाद वे सरोजिनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय और अपने परिवार के साथ गांधी जी 29 अगस्त को बम्बई से रवाना होकर 2 सितंबर 1931 को लंदन पहुंचे। बाबा साहब को यह अच्छी तरह पता था कि दूसरी गोलमेज सभा में गांधी जी वहां अछूतों के अधिकारों के खिलाफ जरूर बोलेंगे। पहली सभा में सभी पार्टियों व समुदायों के प्रतिनिधियों ने अंबेडकर द्वारा अछूतों के लिए रखी मांगों का समर्थन किया था। सिर्फ कांग्रेस की राय पता नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस ने उसमें भाग नहीं लिया था। इसलिए गांधी जी और कांग्रेस को करारा जवाब देने के लिए अंबेडकर ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले ही अपनी पुस्तक गांधी जी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल तैयार कर ली थी। पहले सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधि आमंत्रित किए थे, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 125 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। नए प्रतिनिधियों में मुसलमानों की ओर से मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल, ईसाइयों के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर SK दत्तू, उद्योगपति व कांग्रेस के मुख्य फाइनेंसर घनश्याम दास बिरला, सनातनी हिंदू सुधारक पंडित मदन मोहन मालवीय, कवयित्री सरोजिनी नायडू प्रमुख थे। सबसे बड़ी बात थी
गांधी जी उपस्थिति, क्योंकि पहले सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, इसलिए गांधी जी भी नहीं आए थे। इस सम्मेलन से पहले ब्रिटेन में भी समान सत्ता परिवर्तन हो चुका था। लेबर पार्टी की सरकार की जगह राष्ट्रीय सरकार ले चुकी थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री जेम्स मैकडोनाल्ड ही थे। 7 सितंबर 1931 को दूसरी गोलमेज परिषद शुरू हुई। इस सम्मेलन में मुख्य कार्य संघ योजना समिति तथा अल्पसंख्यक कमेटी थी। 15 सितंबर को गांधी जी ने फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में अपना पहला भाषण दिया। उन्होंने भाषण में कांग्रेस को मुसलमानों, सिखों, पारसियों, दलितों व महिलाओं का प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि कांग्रेस ही सबसे शक्तिशाली संस्था है और शुरू से ही छुआछूत मिटाने की योजना को कांग्रेस के मंच पर लाया जा चुका है, अतः अछूतों का भी नेतृत्व करती है। कांग्रेस सभी भारतीय पुरुषों की ही नहीं बल्कि समस्त महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि वह स्वयं गांधी कांग्रेस के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। इसलिए यह समझा जाना चाहिए कि वह पूरे भारत राष्ट्र के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। गांधी जी के कहने का अंदाज ही ऐसा था, देश में सभी जाति, धर्म, वर्ग की संस्था कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मैं बोल रहा हूँ। इस प्रकार गांधी जी ने अपने भाषण में यह प्रदर्शित कर दिया कि कांग्रेस एवं गांधी ही भारत के प्रमुख प्रतिनिधि हैं, जो कि एक बहुत बड़ा दावा था। गांधी ने कांग्रेस के अछूतोद्धार कार्यक्रम के बारे में कहा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। सब जानते थे कि 1895 में कांग्रेस के पुनः अधिवेशन में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में उनके कट्टर हिंदुओं ने वहां समाज सुधारकों को पंडाल में घुसने तक नहीं दिया। सन 1922 में बारडोली कार्यक्रम में अछूतोद्धार के सवाल को फिर उठाया तो 4 सदस्यों की कमेटी बनाई, जिसमें 8 समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद संयोजक थे। स्वामी जी अखिल भारतीय स्तर पर छुआछूत के सवाल को उठाना चाहते थे, उनकी निष्ठा भी थी। वे इसके द्वारा आर्य समाज विचारधारा का प्रचार भी करना चाहते थे, लेकिन उनकी छुआछूत मिटाने की मंशा पर पानी फिर गया, क्योंकि कांग्रेस ने पैसा खर्च करने से मना कर दिया। आखिर स्वामी जी को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस कभी भी इसके अमल पर गंभीर नहीं थी। कांग्रेस के जो नेता थोड़े प्रगतिशील थे, वे मानते थे कि भारत आज़ाद होते ही अछूतों की समस्या आसानी से हल हो जाएगी, और जो रूढ़वादी थे उनकी छुआछूत निवारण से वैसे भी कोई लेना देना नहीं था। इस तरह ऐसे दोनों विचारधारा के नेताओं के कांग्रेस संगठन में अछूतों की समस्या पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। सच्चाई यह है कि प्रगतिशील बहुत थोड़े ही थे। कट्टर ब्राह्मण व बनिए समाज सुधार के खिलाफ थे, इसलिए कांग्रेस ऐसे कार्यक्रम में गंभीरता से कतई काम नहीं करना चाहती थी जिससे उनके संगठन में फूट पड़ जाए। सदियों से सताए हुए अछूतों के लिए कांग्रेस न तो ब्राह्मणों को नाराज करना चाहती थी, न बनियों, सेठों और रियासतों के सामंतों को। गांधी जी भले ही कांग्रेस को अछूतों की हिमायती पार्टी बताते थे, लेकिन कड़वी सच्चाई कुछ अलग ही थी। अंबेडकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया है में बहुत विस्तार से इस बारे में लिखा है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी उसी दिन फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में पहला भाषण दिया। वे सिर्फ अमीर, उच्च अभिजात, सामंत वर्ग के प्रतिनिधि नहीं थे, बल्कि आम जनता के प्रतिनिधि थे। उन्होंने राजाओं, महाराजाओं की निरंकुश तानाशाही व सामंतशाही पर सवाल उठाया। मौजूद बीकानेर के महाराजा को उनकी स्थिति का एहसास करा दिया। अंबेडकर ने कहा कि रियासतदारों की मांगे आंख बंद कर यह समय स्वीकार नहीं करेगी तथा किसी भी रियासत को संघ की सदस्यता यूं ही नहीं दी जानी चाहिए। यह सुनकर बीकानेर नरेश तुरंत खड़े होकर बीच में ही बोले, रियासतदार भी अन्न की मांगे स्वीकार करने के लिए कोरा चेक लेकर नहीं बैठे। उनका इशारा अछूतों की मांगों की ओर था। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अंबेडकर बोले, सदस्यता प्राप्त करने के लिए रियासतों को यह प्रमाणित करना होगा कि उसके पास नागरिकों को सभ्य जीवन की सुविधाएं देने के लिए जरूरी साधन व क्षमताएं हैं। संघीय सभा के लिए रियासतों से भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का जनता द्वारा चुनाव होना चाहिए, न कि राजाओं द्वारा उनका नामांकन। उन्होंने साफ कहा कि नामांकन का सिद्धांत उत्तरदायी की सरकार के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। अंबेडकर का यह भाषण रियासतों की जनता के जनतंत्री अधिकारों की रक्षा की दिशा में श्रेष्ठ भाषण था। उनके इस क्रांतिकारी विचारों से राजा महाराजाओं को जोरदार झटका लगा। वे घबरा गए। उनके भाषण का असर यह हुआ था कि बाद के वक्ताओं ने अपने भाषणों में थोड़ा भाग अंबेडकर के विचारों का समर्थन करने या विरोध करने के लिए जोड़ दिया।
गांधी जी अंबेडकर के साथ सहानुभूति रखते हुए कहा, मेरी विनम्र दृष्टि में हमें यह अधिकार नहीं है कि हम रियासतों को यह निर्देश दें कि वे यह करें और यह न करें। गोलमेज सम्मेलन में सभी अल्पसंख्यकों तथा राजशाही राज्यों के प्रतिनिधि अधिक से अधिक अपने हितों की वकालत कर रहे हैं। साथ में हिंदू मुस्लिम समझौते में भी रोड़ा पड़ गया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौते के लिए काफ़ी कोशिश की। उन्होंने मुसलमानों को तो मानो कोरा चेक ही दे दिया कि वे जो चाहे मांग ले, लेकिन गांधी जी सफल नहीं हो पाए। इसके साथ ही मुसलमान, अछूत, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन प्रतिनिधियों ने मिलकर माइनॉरिटीज समझौता तैयार कर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को पेश कर दिया। इस समझौते की खास बात यह थी कि इसमें अछूतों के अलग प्रतिनिधि को स्वीकार कर लिया गया था। विभिन्न जातियों के प्रतिनिधि को लेकर माइनॉरिटीज कमेटी में भाषण देते हुए गांधी ने कहा, हिंदू मुस्लिम सिख समस्या के अंदर जो विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया है उसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन कांग्रेस उस फार्मूले को किसी भी रूप में अन्य अल्पसंख्यकों पर लागू नहीं होने देगी। जहां तक अछूतों का संबंध है, मैं अभी तक अंबेडकर की बात को नहीं समझ पाया हूं, लेकिन यह निश्चित है कि अंबेडकर अछूतों के हितों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस कार्य में कांग्रेस उन्हें साथ रखेगी। अछूतों का हित कांग्रेस को इतना ही प्रिय है जितना पूरे भारत में अन्य किसी व्यक्ति व वर्ग का है। अतः मैं पूरी शक्ति व क्षमता के साथ अछूतों के लिए किसी भी विशेष प्रतिनिधित्व का विरोध करूंगा। गोलमेज सम्मेलन के दौरान उन्हें भारत में शिव तारकर को लिखे पत्र में लिखा, बीकानेर महाराज ने जिन मुसलमान प्रतिनिधियों को भोज के लिए आमंत्रित किया था उन सब में रोहिल कौम के होने की श्रेष्ठता का भाव था। ऐसा डॉक्टर साफत अहमद का कहना था। भारत में जात भेद से पैदा हुए रोग से हिंदू माता के अहिंदू बच्चे भी इस रोग से पीड़ित थे, इस प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी की सोमवार 14 सितंबर को दूसरी बैठक थी। सोमवार को गांधी जी मौन रहते हैं, लेकिन उनके मौन व्रत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसी बीच एक दिन गांधी जी के पुत्र देवदासी गांधी डॉक्टर अंबेडकर से मिले। 15 अक्टूबर 1931 को जनता के लिए भेजे गए पत्र में अंबेडकर ने लिखा, देवदासी गांधी ने कहा कि मेरे पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं। सरोजनी नायडू के निवास पर मैं गांधी जी से मिलने गया। वे अपने चित्त परिस्थित शैली में बोले, बताइए आपको क्या चाहिए। मुझे क्या चाहिए यह मैं कई बार खुलेआम बता चुका हूँ। फिर बार बार वही सवाल पूछा जाता है और वही उत्तर बार बार देना पड़ता है। फिर भी अछूतों के लिए मुझे माफ़ी मंगवानी थी, इसलिए एक बार फिर विस्तार से गांधी जी को बताया। रात 8 बजे से 11 बजे तक चर्चा चली। वे चरखा चलाते हुए ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन काफ़ी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने उनसे इस बारे में विचार जानने चाहे तो सरोजिनी नायडू ने इशारा कर कुछ न कहने को कहा। वे धीरे से ही कुछ शब्द बोले। आखिर मैं रात 11 बजे वापस आ गया। यह बात बाद में मुझे मालूम हुई कि मेरे मिलने से पहले वहाँ मुसलमानों के अधिकारों के बारे में जिन्ना व गांधी जी के बाद मुलाकात हो चुकी थी। बहुत कोशिशों के बावजूद कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता नहीं हो सका, तो माइनॉरिटीज कमेटी की अगली बैठक 8 अक्टूबर 1931 को हुई, जिसमें गांधी ने बड़ा ही अटपटा भाषण दिया। उन्होंने कहा, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस समझौते के सफल नहीं होने का कारण प्रतिनिधित्व है। विभिन्न पार्टियों से जो प्रतिनिधि यहाँ आए हैं वे उनके चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, वे सरकार के नामजद किए हुए हैं। इसके अलावा इस समझौते के लिए जिनकी ज़रूरत थी वे भी यहाँ नहीं हैं। गांधी जी की यह बात सभी प्रतिनिधियों को बुरी लगी। दरअसल गांधी जी का इशारा अंबेडकर की ओर था। भला अंबेडकर भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने हालात को समझकर कहा, कल हम सभी सभा से जाने लगे थे, तभी सभी ने तय किया था कि कोई भी प्रतिनिधि ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिससे किसी दूसरे की भावनाएं आहत हो। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गांधी ने उस मर्यादा को तोड़ा है। हमें कमेटी के फैसले का इंतजार करना चाहिए, न कि किसी पर नाकामयाबी का आरोप लगाना या यहाँ आए प्रतिनिधियों को नकली बताना। गांधी जी का यह कहना कि कांग्रेस और गांधी के अलावा सभी प्रतिनिधि जनता के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि सरकार द्वारा चुने गए नुमाइंदे हैं, यह उन सब का अपमान है जो भारत की ओर से आए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, गांधी जी खुद अपने आप को और कांग्रेस को अछूतों का सच्चा प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। मैं इस दावे का यही जवाब देता हूँ
कि गांधी जी भारत के किसी भी क्षेत्र में मेरे मुकाबले में खड़े होकर आजमा ले, उनको असलियत का पता चल जाएगा। मुझे अभी भारत से एक तार मिला है जो ऐसे स्थान से आया है जहां मैं कभी नहीं गया और न ही तार भेजने वाले को कभी देखा है। यह तार डिप्रेस्ड क्लासेस यूनियन कुमाऊं अल्मोड़ा की ओर से है, जिसमें लिखा है, डिप्रेस्ड क्लास यूनियन कांग्रेस के उस आंदोलन पर कतई विश्वास नहीं करती है जिसे कांग्रेस भारत में व यहाँ से बाहर कर रही। अछूतों के खिलाफ कांग्रेस का यह व्यवहार सरासर गलत है और यूनियन को अपने अछूत प्रतिनिधियों पर ही विश्वास है। दरअसल उस समय भारत से कई तार आ रहे थे जिसमें अछूत नेता व संस्थाएं यही लिखते थे कि उनके एकमात्र प्रतिनिधि डॉक्टर अंबेडकर ही है। डॉक्टर अंबेडकर ने माइनॉरिटीज कमेटी के समक्ष फिर कहा, मैं अन्य प्रतिनिधियों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं कैसा भी प्रतिनिधि हूँ, पूरी तरह से अपने समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। इस संबंध में किसी को गलतफहमी है तो वह दूर कर दे। कांग्रेस व गांधी का दावा है कि वे अछूतों के एकमात्र व सच्चे प्रतिनिधि हैं, सिर्फ गलतफहमी व भ्रम का पुलिंदा है। ऐसी स्थिति में इस कमेटी को या ब्रिटिश सरकार को इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए। काफ़ी दुखी मन से अंबेडकर ने आगे कहा कि अभी जो हालात पैदा किए जा रहे हैं उनको देखते हुए अछूत वर्ग को सत्ता बदलने के संबंध में कोई उत्सुकता नहीं है। अंग्रेजों पर भी विश्वास नहीं है। अंग्रेजों पर भी कुछ आपत्तियां व शिकायतें हैं जिन्हें मैंने अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया है, लेकिन यदि सरकार शासन सत्ता भारतीयों को सौंपना चाहती है तो मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता या शासन इस प्रकार की शर्तों के साथ सौंपे ताकि सत्ता की शक्ति हिंदू या मुसलमान वर्ग के एक छोटे से समुदाय के हाथों में यानी थोड़े से लोगों के हाथों में न चली जाए। समाधान यही है कि आज़ादी के बाद अधिकारों का हिस्सा सभी समुदायों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में मिले। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे प्रतिनिधियों के असली या नकली होने के विवाद में नहीं पड़े। हमें तो गोलमेज सम्मेलन के उद्देश्यों को जल्दी पूरा करने पर ही ध्यान देना चाहिए। उन दिन बाबा साहब के भाषण के साथ ही माइनॉरिटीज कमेटी की बैठक स्थगित कर दी गई। इसके बाद अछूत व सभी अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों की गांधी जी के साथ एक अलग सभा की समझौता पैक्ट तैयार कर 12 नवंबर 1931 को प्रधानमंत्री सर रैमसे मैकडोनाल्ड को पेश कर दिया, जिसमें अछूतों के अलग प्रतिनिधित्व को मान लिया गया था। जब गांधी जी को इसकी खबर लगी तो वह बहुत बेचैन हुए। उन्होंने माइनॉरिटीज कमेटी के पैक्ट की आलोचना करते हुए कहा, मैं अल्पसंख्यक जातियों के दावों को समझ सकता हूँ, लेकिन अछूतों की ओर से पेश किया गया दावा तो मेरे लिए सबसे अधिक निर्दयी घाव है। इसका अर्थ यह हुआ कि छुआछूत का कलंक हमेशा रहेगा। हम नहीं चाहते कि अछूतों का अलग जात के रूप में वर्गीकरण किया जाए। सिख हमेशा सिख रहे, मुसलमान हमेशा मुसलमान और ईसाई हमेशा ईसाई रह सकते हैं, लेकिन क्या अछूत भी हमेशा के लिए अछूत रहेंगे? छुआछूत जिंदा रहे इसकी अपेक्षा मैं यह अधिक अच्छा समझूंगा कि हिंदू धर्म ही मर जाए। मैं हिंदू धर्म का बंटवारा कभी सहन नहीं करूंगा। इसलिए मैं पूरी सत्य से कहता हूँ कि इस बात का विरोध करने वाला यदि सिर्फ मैं अकेला ही हूँ तो मैं भी अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी इसका विरोध करूंगा। गांधी जी के इस भाषण से यह साफ हुआ कि गांधी जी ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था को अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी रक्षा करना चाहते थे। उन्हें यह एहसास हो गया था कि अछूतों के स्वतंत्र प्रतिनिधित्व व पृथक चुनाव की मांग मान ली गई तो अछूत हिंदू धर्म के चुंगल से बाहर निकल जाएंगे और जात की नींव पर खड़ा वर्ण व्यवस्था वाला हिंदू धर्म का रेत का महल भरभरा कर धराशाही हो जाएगा। दरअसल गांधी जी सनातनी वैष्णव हिंदू थे तथा जिन लोगों ने उन्हें अपना सब कुछ माना था और वे आंदोलन के लिए खुले दिल से धन देते थे, उनकी यह इच्छाओं का परिणाम था। गांधी जी की इस अजीब घोषणा के बाद सरोजिनी नायडू के निवास स्थान पर गांधी व अम्बेडकर की मुलाकात हुई, लेकिन दोनों में कोई समझौता नहीं हो सका। माइनॉरिटीज कमेटी की पहली बैठक 28 सितंबर 1931 को हुई। इस दिन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने यह स्पष्ट किया कि माइनॉरिटीज की समस्याओं को लेकर हम सभी चिंतित हैं। प्रतिनिधियों ने सरकार को स्वयं फैसला करने का सुझाव दिया क्योंकि प्रतिनिधिगण किसी सहमत पर नहीं पहुंच सके। इस पर आगा खां ने इस आधार पर बैठक स्थगित करने की मांग की कि गांधी जी आज रात मुस्लिम प्रतिनिधियों से मिलने जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर को मुसलमानों व गांधी जी की गुप्त मंत्रणा का एहसास हो गया था, इसलिए आगा खां की सूचना के स्थगन प्रस्ताव पर अंबेडकर ने अपनी बात कही। जहाँ तक दलित वर्ग का संबंध है, हम अपनी मांगों को पिछले सम्मेलन में माइनॉरिटीज कमेटी के सामने पहले ही रख चुके हैं। अब
कमेटी के सामने हम एक ही बात विचार विमर्श के लिए पेश करने वाले हैं कि हर राज्य से हमारे प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है। अपनी बात को पूरी करने से पहले उन्होंने चेतावनी भी दे दी कि जहां तक अछूतों के हक और हिस्से की बात है, उसे करने का अधिकार उनके अंबेडकर के अलावा और किसी को नहीं। उनकी इस चेतावनी पर प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड बोले, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी स्थिति बहुत शानदार ढंग से स्पष्ट कर दी है, जैसा कि वह हमेशा करते हैं। उन्होंने इसमें किसी भी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं रखी। अक्टूबर 1931 को गांधी जी ने 1 सप्ताह का फिर समय मांगा। इससे बाबा साहब को आशंका थी कि देरी होने से दलित वर्ग को नुकसान होगा, इसलिए गांधी जी से इस बात पर हाँ कराई कि कमेटी के समक्ष दलित वर्ग का पक्ष पेश किया जाएगा या नहीं। इससे स्पष्ट होता कि अंबेडकर अपने गरीब भाइयों के लिए कितने चिंतित व सचेत रहते थे। अंबेडकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री के इस कथन से आश्वस्त हुए कि दलितों के उत्थान के लिए वह जो प्रयास कर रहे हैं वे बेकार नहीं जाएंगे। इसके बावजूद वह भारतीय अखबारों तथा अपने सहयोगियों से बराबर संपर्क बनाए हुए थे, ताकि यदि लंदन में चल रहे इस सम्मेलन में दलित वर्ग के साथ कोई अन्याय हो तो उसकी प्रतिक्रिया समस्त देश में भी हो। अंबेडकर यह भी चाहते थे कि गांधी जी द्वारा अछूतों के अधिकारों के विरोध का सबको पता लगना चाहिए। इसलिए उन्होंने ब्रिटेन के बड़े अखबारों व भारत के टाइम्स ऑफ इंडिया में 12 अक्टूबर 1931 को पत्र लिखकर सारे हालात का खुलासा किया। इस पत्र में उन्होंने लिखा, मुसलमानों के साथ सौदा करते समय उनकी 14 मांगें स्वीकार करने के बारे में गांधी जी ने जो शर्तें लगाई थी, उनमें से एक शर्त यह थी कि अछूत वर्ग और अन्य छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की मांगों का मुसलमान विरोध करे। किसी महात्मा से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती, केवल दलितों का घोर शत्रु ही ऐसा कर सकता है। मिस्टर गांधी दलितों के मित्र की भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ईमानदार शत्रु की भूमिका भी अदा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि गोलमेज सम्मेलन विफल रहा तो उसका सारा दोष गांधी जी का होगा। गांधी जी के व्यवहार से विट्ठल भाई पटेल जैसे कांग्रेसी नेता तथा हेराल्ड लास्की जैसे विपक्ष नेता भी दुखी हुए। प्रिय बंधुओं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लाइफ एंड मिशन एक दर्द भरी व संघर्षमय जीवन गाथा का शेष भाग सुनने के लिए भाग 6 में जाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।